हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। ठीक है ना, पार्ट 2। तो आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर रहे हैं यहीं पे। ठीक, तो चलिए, कल हमने आपको रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। आज हम रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक जो है लिखने के लिए ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिए और इनके बारे में समझिए। ठीक है ना, क्या लिखा है? सबसे पहला है योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं। ठीक है ना, क्या होती हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं? वैसे इसके शब्द पे देखा जाए तो योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है ना, जब कोई रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ करके किसी एकल यौगिक का एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। ठीक है ना, तो परिभाषा में क्या लिखा है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जुड़ करके किसी एक उत्पाद या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये है अमोनिया। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा? अमोनिया। ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl, है ना। तो ये दोनों जब जो है मिल करके संयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्लोराइड ये हो गई। ठीक, तो NH3 जो है यानी कि अमोनिया जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिल करके क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। संपर्क के आने पर इनकी क्रिया से अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो इसके कुछ और मैंने उदाहरण ले लिए हैं। तो और उदाहरण में देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपकी एथिलीन। क्या है? एथिलीन। ठीक, यौगिकों के नाम जरूर याद रख लो। तो जब ये एथिलीन, पहला जो है उदाहरण, एथिलीन जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो है इसका नाम है एथेन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब वो है कि एथिलीन जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है और क्रिया करके जो है क्या बनाती है? एथेन का निर्माण करती है। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिख ली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं एसीटिलीन। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा? एसीटिलीन। ये हो गई। तो एसीटिलीन हाइड्रोजन से, ठीक है ना, ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो सबसे पहले किस में टूटता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एथिलीन में टूट जाता है और फिर एथिलीन को जो है H2 तप्त NI चूर्ण के साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो फिर हमें क्या बन जाता है? फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एथेन प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो इनके नाम जरूर याद रखिए, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि दो यौगिक जो है मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं या जो भी हो। ठीक है ना, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में ध्यान देना। ठीक, तो इसमें दिया गया वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है ना, वियोजित होना।
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जो अपघटित होकर, ठीक है ना, इसमें जो अपघटन होता है दो प्रकार से होता है, मतलब दो या तीन स्थितियों में होती है, ऊष्मा या प्रकाश से या विद्युत द्वारा जो है संपन्न होती है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, तो उस घटना अपक्रिया को हम कौन सा अपक्रिया कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहती हैं। ये अपक्रिया ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। यानी ये जब वियोजित होती हैं, खंडों में टूटती हैं, तो ये तीन प्रकार से होती हैं, मतलब तीन स्थितियों में, ऊष्मा द्वारा, प्रकाश द्वारा या विद्युत द्वारा होती है। तो वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। तो पहला आपके सामने है ऊष्मीय अपघटन, यानी कि प्रकाश के द्वारा। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन की क्रिया अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, नाम लिख लो इसका, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय यानी कि प्रकाशीय अपघटन में, प्रकाश के द्वारा जब अपघटित होता है तो यह क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है, ऊपर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका है, इसका नाम लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इनके नाम लिख लो। तो ये प्रक्रिया हो गई ऊष्मीय अपघटन। तो ये आपकी एक यौगिक जो है दो यौगिकों में टूट चुका है, ठीक है ना। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया, ठीक। अगला है इसी का सेकंड पार्ट, प्रकाश अपघटन। उसमें जो है प्रकाश अपघटन हो गया। तो प्रकाश अपघटन क्या हो गया? जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो यह अपघटन जो होती है क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन, ठीक है ना। यानी इसमें क्या लिखा है? 2AgCl, ठीक है ना। ये आपका एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, ठोस होता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो है ये क्रिया होती है। तो सूर्य के प्रकाश में जब ये अपघटित होती है, यानी ये प्रक्रिया होती, तो ये क्या होती? Ag इसमें अलग हो जाता है, और क्लोरीन जो होती ये क्या होती? अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो इस अपक्रिया में हम देखते हैं कि जो आपकी श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होती है या ब्रोमाइड जो होती है सूर्य के प्रकाश में स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये अपघटन जो होती है वो किस में होती है? प्रकाश के जो है उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। अगला थर्ड है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन जो होती है इसमें क्या होता है कि यौगिक में का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर ये भी दो या दो से अधिक छोटे छोटे या सिंपल जो है पदार्थों में टूट जाती है। तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, जल, ठीक है ना। तो जल में क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक। तो जब विद्युत प्रवाहित कर की जाती है तो इसमें हाइड्रोजन जो होती है वो कैथोड पे चली जाती है, और ऑक्सीजन जो है कहाँ पे चला जाता है? एनोड पे। तो ये अपघटन हमारी क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन द्वारा ये कौन सी अपक्रिया होती? वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में है विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है ना, अथवा प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें क्या होती है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से जो है विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। जो कम क्रियाशील यौगिक होते हैं वो अधिक क्रियाशील तत्व वाले जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिकों को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, यानी स्थानांतरित कर देते हैं। तो वो घटना आपकी क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने लिया आयरन, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये कॉपर से जो है अधिक क्रियाशील होता है आयरन जो होती है, ठीक है ना। ये लिया है CuSO4, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट है। तो आपको तो पता है जो आयरन होती है कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है। तो आयरन से मतलब कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जो आपकी आयरन होती है ये
सल्फेट को जो है कॉपर से अलग कर देती है, यानी विस्थापित कर देती है। तो यहाँ देखो Fe जो है CuSO4 से अपघटित होकर यानी क्रिया करके फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है ना, जिसको हम आयरन सल्फेट के नाम से जानते हैं, और कॉपर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये है आपका आयरन और ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इसका नाम लिख लो, क्या होगा, कॉपर सल्फेट, सल्फेट होती है। और ये अपघटित होकर क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, ठीक है ना, आयरन सल्फेट में अपघटित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है, ठीक। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे है द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना, ये भी आपकी विस्थापन अपक्रिया ही है, ठीक है ना। तो विस्थापन अपक्रिया में वो सिंगल विस्थापन अपक्रिया थी, और ये क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ध्यान से देखिए, 3 एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ N होगा, ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, से अपक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl, और साथ में क्या निकलता है, H2O यानी जल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब जो ये है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में, ठीक है ना, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलाते हैं, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, ठीक है ना। तो इस अपक्रिया को हम उदासीनी अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें जो प्राप्त होने वाला लवण होता है, दोनों जो है जल को उदासीन प्रकृति के, मतलब ये जो लवण है NaCl और H2 जल दोनों उदासीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम उदासीन अपक्रिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे उदासीन अपक्रिया के बारे में पूछ लिया जाए तो आप इस रिएक्शन को बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला दिया है मैंने, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है, प्लस इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है मिश्रण का मिला के जो है अपक्रिया होती है। तो इसमें क्या बन जाता है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक, यहाँ होगा CuS। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सही कर देते हैं। ये हो गया, ठीक, अब सही हो गया। तो क्या बनाता है, कॉपर सल्फाइड बनाता है। तो कॉपर सल्फाइड और प्लस क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का प्रवाहित करते हैं तो ये कॉपर सल्फाइड का काले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। और साथ में क्या निकल रहा था, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है, ठीक। और तीसरा अपक्रिया मैंने लिया है, तो तीसरी अपक्रिया के बारे में जान लो, क्या है ये है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन को मिलाते हैं तो ये बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और कॉपर क्लोराइड बन जाता है, ठीक है ना, CuCl2 प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारी क्या, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें देखो जो है सभी में ये 2 रूपों में विस्थापित हुआ। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है, तो इसमें दिया गया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, तो साफ साफ लिखा है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब जब कोई जो है रासायनिक अपक्रिया अपघटित होती है तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है।
जैसे मैंने उदाहरण में लिया है, ये दिया है कार्बन एज ए ग्रेफाइट होती है, ठीक है, जो कार्बन का एक अपरूप होती है, ठीक है ना, को वायु में जलाने पर, ठीक है ना, जब वायु के साथ जलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना किसके साथ जलाते हैं, वायु के साथ जलाते हैं, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से 94 किलो कैलोरी की ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये अपक्रिया आपकी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है, ठीक है ना। अगला है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है ना। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ठीक। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जान लो, ठीक है ना। तो ये लिखा है N2, N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, क्या कहते हैं, उच्च ताप पे गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और इसमें जो होता है ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है, ठीक। तो ये माइनस से प्रेजेंट किया गया क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था, ठीक है ना, जब आगे के कंडीशंस में मैंने बताया था, ठीक। तो अगर उसको आगे इसके पहले वाला वीडियो नहीं पढ़े हो तो वहाँ पे हमने ऊष्मा शोषी और ऊष्मा अवशोषी के बारे में बताया था। जब प्लस चिन्ह लगा रहे तो उसको समझ जाना, उसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोष ऊष्मा क्षेपी, और माइनस चिन्ह लगा रहे तो क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित, ठीक है ना। तो इसमें -45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। तो ये घटना आपकी क्या है, ये अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। तो अगले टॉपिक में है, तो अगला है ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें परमाणु, अणु अथवा आयनन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है ना। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, या ये कह सकते हो किसी पदार्थ का जो ऋण विद्युत की अवयव में क्या होती है, वृद्धि होती है, या ये कह सकते हैं पदार्थ के हाइड्रोजन पृथक होते हैं, यानी हाइड्रोजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। या ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के धन विद्युत की अवयव के अनुपात में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में आप सीधे से बता सकते हो कि ऑक्सीकरण वो अपक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, शॉर्ट में ये कह सकते हो, ठीक है ना। जिसके एग्जाम्पल दिए, तो जैसे दिया गया SnCl2 का जब क्लोरीन से अपक्रिया होती तो ये क्या होती, SnCl4 बन जाता है, ठीक। MnO2 की अपक्रिया जब HCl से कराते हैं तो ये क्या होता है, MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस जल का जो है अवक्षेप बनता है, और साथ में क्या हो गया, जिंक जब होती कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया करती तो जिंक सल्फेट बनाती और कॉपर क्या हो जाती, अलग हो जाती। तो ये घटनाएं हमारी क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगला है अपचयन अपक्रियाएं। तो अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको भी हम दूसरे शब्दों में बताना चाहें तो क्या लिखोगे, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। दूसरा ये कह सकते हो कि पदार्थ के जो धन विद्युत के अवयव की अनुपात होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, या पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके जैसे मैंने यहाँ लिया CuCl2, तो CuCl2 का जब कॉपर के साथ जो है अपक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, CuCl बनते हैं, यानी कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और FeCl3 जो है H2S के साथ अपक्रिया करके FeCl2 प्लस HCl और सल्फाइड बनाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो ये अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगला है ऑक्सीकारक, ठीक है ना।
तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जैसे मैंने दिया 2 आयोडाइड, ठीक है ना, क्लोरीन से अपक्रिया करती है, तो इसमें देखो जैसे Cl2 होती है, ठीक है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक, यहाँ देखिए ये Cl से यहाँ से ये अपक्रिया जो है संभव हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि हो रही, ग्रहण कर रहा है, तो इस अपक्रिया को हम क्या कह देंगे, क्लोरीन ऑक्सीकारक होगा। ठीक है ना, इसमें क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन Cl2 से ये यहाँ पे, तो क्लोरीन आपकी क्या होगी, ऑक्सीकारक होगी। ठीक, तो जिसमें पदार्थ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में समझें तो दूसरे शब्द में क्या है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या लिया गया, जैसे KBr है और इसको क्लोरीन के साथ जब अपचयित करते हैं मतलब ऑक्सीकरण, तो यहाँ आपकी जो Cl2 है, ठीक है ना, ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसके द्वारा जो KBr है वो Br2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। KBr किस में, Br2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकारक अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे क्या लिखा है, अपचायक। ठीक, तो अपचायक क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। वे पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अपचायक कहलाते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, बाहर करते हैं, तो ये घटना हमारी। तो यहाँ क्या लिखा है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, Fe डबल पॉजिटिव प्लस I2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो आयोडीन है, ठीक है ना, आयोडीन ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, और त्याग करके क्या बना रहा है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, हटा दिया, यानी अपने आप से हटा के। तो इसमें क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके I2 बना रहा है। तो आयोडाइन जो है, आयोडाइड जो है आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ I नेगेटिव जो है क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो आयोडीन आयोडाइड आयन को जो है त्याग करके क्या बना रहा, आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे I नेगेटिव जो होगी ये क्या होगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक, अगर हम दूसरे शब्दों में ध्यान दें तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अपक्रिया में स्वयं ऑक्सीकरण हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें HCCl2 SnCl2 ये जो है अपक्रिया करके Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपकी जो SnCl2 है यही आपका क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्टेनलेस क्लोराइड ये जो है SnCl2 इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनस क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है ना, और ये जो है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिक, ठीक है ना, क्लोराइड है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में क्या बना रहा है, स्टेनिक क्लोराइड बना रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आपकी जो SnCl2 है ये SnCl2 जो है ये अपचायक है, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड SnCl2 जो है इसका क्या हो रहा है, क्लोराइड में, ठीक है ना, SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये ऑक्सीकरण होके मर्क्यूरिक क्लोराइड का निर्माण जो है, इसमें देखो SnCl2 का, ठीक है ना, क्या हो रहा है, SnCl4 में जो है परिवर्तित हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा, और मर्क्यूरस क्लोराइड जो है HgCl2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा, मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयित हो रहा। तो ये अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अपचायक कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अपचायक अपक्रिया कहलाएगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला है, और ये
चैप्टर का लास्ट अपक्रिया है। तो रेडॉक्स अपक्रिया इंटर में भी पूछी जाती है, ध्यान रखना रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ ली जाती है रेडॉक्स अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं। अभी तक आपने देखा कि ऑक्सीकरण अलग और अपचयन अलग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया एक समय में एक साथ ही घटित होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो इस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। तो ये डेनियल सेल में होने वाली अपक्रिया है जिसमें जिंक है Zn, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट के साथ जो है अपक्रिया करके क्या बनाती है, जिंक सल्फेट बनाती है, और साथ में कॉपर क्या होती, अलग होती। तो यहाँ पे देखो एनोड पर जो है जिंक से जिंक डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है ना, ये हो जाता है। और कैथोड पे Cu पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में बन जाता है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें रेडॉक्स परिवर्तन जो है वो क्या हो रहा है कि जिंक जो है Cu डबल पॉजिटिव से किसमें, जिंक डबल पॉजिटिव प्लस Cu बनाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डेनियल सेल में जो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक ऑक्सीकरण हो रहा और Cu डबल पॉजिटिव का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा है। ठीक। तो यहाँ Zn का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना। और Cu का जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक। तो इसमें आपको समझ में आ गया ना कि जिंक का जो एनोड पर जो है जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और कैथोड पे जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो दोनों क्रिया एक साथ अब घटित हो रही हैं। तो ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो आपका ये चैप्टर भी हो गया समाप्त। ठीक। तो अच्छे से करिए, मस्त रहिए, और कल हम फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर लेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक एक अपन जो है चैप्टर कंप्लीट कराते चलेंगे। ठीक। तो बायोलॉजी का सेशन हम लास्ट में, सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ पढ़ते रहिए, बायोलॉजी को बाद में कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।